हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में इस वक्त कोरोना की स्पीड डराने वाली है। रोजाना आंकड़े ऊपर की ओर भाग रहे हैं। मुंबई से दिल्ली, लखनऊ, भोपाल तक कहीं बेड की कमी हो रही है, कहीं ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। अप्रैल में जब यह हालात हैं तो आने वाले मई में क्या होगा? आखिर कब थमेगी कोरोना की रफ्तार? कोरोना से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप सबके जहन में घूम रहे होंगे और इन सवालों के जवाब आज सुबह से हम तलाश रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स लगातार सुबह से जुड़ रहे हैं और इस वक्त भी देश विदेश से हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रहे हैं, बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संक्रमण रोग विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर इंद्रनील बसु रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, डॉक्टर एमसी मिश्रा। अभी हमने कुछ देर पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम को सुना, उन्होंने कहा कि केवल 3-4 घंटे की कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन बची है। तमाम हम देश के अस्पतालों की बात करें, हर एक राज्य से इसी तरह की खबरें आ रही हैं। सर बहुत डराने वाली खबरें हैं, तो इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? नहीं, ये पंकज जी बहुत चिंताजनक अवस्था में हम पहुंच गए हैं और हर चीज की, चाहे दवाई हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हॉस्पिटल बेड हो, आईसीयू बेड हो, चाहे क्रिमेशन ग्राउंड में क्रिमेट करने की जगह हो, सब कम पड़ रहा है। और देखिए जहाँ पे जितनी नीड है, डिमांड है, उतनी पीछे रिसोर्स, हमारा साधन नहीं है हमारे पास। और ये साधन एकदम से जुटाना ओवरनाइट बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कल परसों आई थिंक प्रधानमंत्री ने मीटिंग की है ऑफिशियल्स के साथ। इसका कुछ आयात, ऑक्सीजन के आयात के लिए कुछ व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उसमें भी 2-4 दिन तो लग ही सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा कि मुकेश अंबानी ने कहा है महाराष्ट्र को वो कुछ 1500 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाएंगे। और पिछले जब हम सितंबर में थे तो मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो यूपी और गुजरात ने उसको पूरा किया था। लेकिन इस बार तो सभी राज्य इससे इतने ज्यादा संक्रमण से अफेक्टेड हैं कि उनके पास अपने ही पर्याप्त साधन नहीं हो रहे हैं और हर हॉस्पिटल को ये चुनौती है। तो इसमें एक तो मैं ये कहूंगा डॉक्टर्स से भी और पेशेंट्स से भी कि हाई फ्लो ऑक्सीजन की बजाय लो फ्लो ऑक्सीजन लें, 2 से 3 लीटर 4 लीटर, जिससे काम चल जाता है। जिन रोगियों को केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उससे काम चल जाता है। तो आप कुछ सप्लाई को थोड़े दिन बढ़ा सकते हैं, उसी बीच में जो व्यवस्थाएं हैं वो हो जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सकती है उस प्रकार से। अच्छा, बाकी लोग अपना बचाव करें, बचाव करके अब संक्रमण को आगे फैलने से अगर रोक पाएंगे लोग, तो वो सबसे अच्छा होगा। और उसके लिए बहुत सिंपल साधन है, मैं कहूंगा ये इस समय हमारे पास सबसे बड़ा साधन है वेंटिलेटर से बचने के लिए, अस्पताल से बचने के लिए। और इसको लगा के कम से कम पहले तो लोग अपना लॉकडाउन स्वयं कर लें। अगर सरकारें नहीं भी कर रही पूरा लॉकडाउन, तो अगर आवश्यक नहीं है काम पे जाना तो आप घर से काम करें, नहीं जाएं, नहीं निकले। क्योंकि अब हम ऐसी अवस्था में देखिए 2,66,000 पिछले 24 घंटे में संक्रमित रोगियों की संख्या आई है। और ये तो वो है जिनकी डायग्नोसिस हो गई है, बाकी और कितने होंगे हमें नहीं मालूम है। 4 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते, जैसे किसी ने अनुमान लगाया है कि हमारे 5 लाख केस भी रोज हो सकते हैं, अगर हम उस अवस्था में पहुंचे तो आप खुद देखिए कि क्या हमारी हालत होगी। तो लोगों को मैं समझता हूं इस समय इस संक्रमण से बचने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और उसको बिना लोगों के सहयोग के संक्रमण को रोकना संभव नहीं है। लोगों का सहयोग बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, यानी लोगों का सहयोग। सरकारें अपना काम कर रही हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कोऑपरेशन जो है लोगों की तरफ से चाहिए, तभी ये जो अपवर्ड ग्राफ जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, कंटेन किया जा सकता है। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए अब जिस तरह से टेस्ट सेंटर्स पर लोड बढ़ रहा है तो 2 दिन की वेटिंग है, यानी टेस्ट कराने का वक्त मिल रहा है, और फिर कम से कम 3 दिन उसका रिजल्ट आने में लग रहा है कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो ये जो बीच का वक्त है सर, ये बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे में क्या मेडिसिन लें, क्योंकि वो पहले तो होता था कि आपने टेस्ट कराया, शाम तक रिपोर्ट आती थी, अब उसमें देरी हो रही है। तो इस बीच वो पेशेंट क्या करें, क्योंकि पैनिक सिचुएशन इसलिए भी बन रही है, पूरा परिवार जो उनके साथ है वो भी ऐसे में टेंशन में रहेगा। देखो, हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं और मेरा ये मानना है कि फिलहाल कोई दूसरी महामारी या कोई भी बीमारी चल नहीं रही है, तो अगर सिम्टम आते हैं, बुखार है, खांसी है, गले में खराश है, एक आध जुलाब होता है और घर में एक आध से और किसी व्यक्ति को होता है, इसका मतलब ये कोरोना के सिवा कुछ नहीं है। तो आपके हाथ में रिजल्ट है या नहीं है, आप इमीडिएटली आइसोलेट हो जाइए। अब आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि घर में आप 4-5 लोग हैं और चारों पांचों को बीमारी, आपको चारों पांचों को अलग रहना है। जिसको बीमारी है वो घर में साथ में रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो टेस्ट की कमी आ रही है, इसका मतलब यह है कि हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग टेस्ट नहीं कर पा रहे, हमारे गलत जगह में टेस्ट हो रही है, गलत जगह में हमारी एनर्जी जा रही है। जैसे एयरपोर्ट पर स्टेशन पर टेस्ट हो रहे हैं। मुंबई के अंदर जो पिछले 3 महीने में एयरपोर्ट पर टेस्ट हुए 22 लाख टेस्ट हुए, 22 लाख में 17,000 पॉजिटिव आए। 17,000 का मतलब है 0.7%। और महाराष्ट्र में HIV अभी कोविड पॉजिटिविटी का रेट है 30%। तो आप जब आपके स्टेट में 30% इन्फेक्शन है तो बाहर से आने वालों को चेक कराकर आपकी एनर्जी उधर लगाकर फायदा नहीं है। उसी ढंग से कई जगह ऐसे फरमान निकले हैं कि जो नौकरी में लोग हैं उनको हर 15 दिन में RT-PCR चाहिए। काय के लिए चाहिए आपको RT-PCR? आप एंटीबॉडी टेस्ट कीजिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, एंटीबॉडी पॉजिटिव है, इसका मतलब उनको इन्फेक्शन हो गया है, इमीडिएटली होने वाला नहीं है। तो अगर आप कौन सी टेस्ट कब करना है और कोई मेडिकल लोगों से कंसल्ट करेंगे तो काम हो सकता है, लेकिन खाली सिर्फ आप कहीं आइवरी टावर में बैठ के फरमान निकालते जाएंगे और इंप्लीमेंट करेंगे और बाद में उसको रिविजिट भी नहीं करेंगे, रीचेक भी नहीं करेंगे तो तकलीफ होगी। लोगों को यह कहना है कि 85% लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होगा या असिम्प्टोमेटिक होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप पैनिक में मत जाइए। लोग क्या कर रहे हैं, खुद पैनिक में जाते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि चलो टेस्ट नहीं हो रहा है, सीटी स्कैन कर लो। सीटी स्कैन में कुछ ना कुछ आ ही जाता है, तो आपका 1/3 लंग काम से गया, आप एडमिट हो जाओ। एडमिट होने के लिए लाइन लगती है, वहां पे बेड नहीं है, रेमडेसिविर ले लो। यानी एक गलत स्टेप लेने से दूसरी तीसरी कंटिन्यूस गलत स्टेप होती है। तो हमको गलत टेस्ट नहीं करना है, गलत हॉस्पिटल में नहीं जाना है, गलत ट्रीटमेंट नहीं करना है। यही चीज हम डॉक्टरों को भी कह रहे हैं। हमारे हालात इतने खराब है, अगर महाराष्ट्र में ये हालत है तो यही हालात पूरे देश में होने वाले हैं। डॉक्टर इंद्रनील, शायद आपसे बेहतर इसका जवाब नहीं मिल सकता हमें। आप जरा ये बताइए कि मैं अगर यूके की बात करूं, यूएस की बात करूं, तो वहां इतनी जल्दी नॉर्मलसी कैसे आ गई सर? क्या फर्क है वहां में और हमारे देश में? तो यूएस में देखिए सबसे ज्यादा ये है कि एग्रेसिव वैक्सीनेशन हो रहा है। 30% ऑफ यूएस पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। 78% ऑफ द पॉपुलेशन अबव 75, जिनको सबसे ज्यादा मरने का चांस होता है कोविड से, वो वैक्सीनेटेड है। बच्चों में मतलब 18 से 29 इयर्स ओल्ड जो एज है उसमें 25% पेशेंट्स वैक्सीनेटेड है। एक तो ये कारण है। दूसरी कारण ये भी है कि इंडिया में कुछ 2-3 चीज जो हुआ है उससे शायद ये बड़ा है। एक तो बहुत सारे नए स्ट्रेन्स आए हैं। नंबर 2, जैसे डॉक्टर गिलाडा ने बताया, टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट करने की सवाल ही नहीं आता। टेस्ट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, क्योंकि टेस्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। जब द प्रोबेबिलिटी इज 90% कोविड, तो उसके बाद टेस्ट पे पैसा खर्च करना बेकार है। दूसरा चीज है, बहुत सारे नया स्ट्रेन है वो RT-PCR नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो स्वाब लिया जाता है वो नाक से और मुंह से लिया जाता है, गले से लिया जाता है। बहुत सारे कोविड नया स्ट्रेन देखा है कि वो लंग्स के अंदर डीप में रहता है, तो उसको ऐसी टेस्ट करने से वो पॉजिटिव नहीं आता है। तो डोंट वेस्ट मनी एंड टाइम गोइंग फॉर अ PCR टेस्ट। तीसरी चीज जो है कि अभी देखिए इलेक्शन है, चारों स्टेट में हजारों रोड शो हो रहा है। ऐसी दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग नो। दूसरे रिलीजियस फेस्टिवल्स है, जैसी हरिद्वार में ये हो रहा है, यहाँ पे सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि जहाँ हजारों लोग एक साथ होता है, दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ आउटब्रेक। तो ये 3-4 चीज, एक तो नंबर 1 नया स्ट्रेन्स आया है, नंबर 2 बड़े पैमाने पे लोग जुगाड़ हो रहा है, जैसे इलेक्शन के कारण, 4 स्टेट में इलेक्शन के कारण और हरिद्वार में कुंभ मेला के कारण।
थर्ड और एक चीज है, उसको कहते हैं कि आइसोलेशन फटीग, मतलब पिछले 1 साल से आपने आइसोलेशन में था, आपने दुकान नहीं गया, फैमिली के साथ बाहर कहीं नहीं गया, अभी आपको लगा कि कोविड जा रहा है तो सब बाहर आने लगा, शादी वादी होना शुरू हो गया, मिलना जुलना शुरू हो गया, तो इसीलिए फिर स्पाइक हो गया। तो ये सारे चीज एक साथ देखना चाहिए। और जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा वो बिल्कुल कि आपको प्राइमरी प्रोटेक्शन लेना चाहिए। अभी एक स्टडी में बताता हूँ, पिछले 7 दिन में आया है, अगर अमेरिका में 95% लोग मुंह में ये लगाता है, अपना मुंह कवर लगाता है, फेस और नोज कवरिंग लगाता है मास्क से, तो उसमें अगस्त तक 55,000 डेथ कम हो जाएगा अगर 95% लगाता है। तो सोच लीजिए कितना प्रोटेक्टिव मास्क है। अभी मैं इंडिया से आ रहा हूं, मैं देख रहा था लोग घूम रहा है बिना मास्क का सब जगह पे। तो बहुत सारे स्टेट्स में, मैं 2-3 स्टेट्स में गया था, बंगाल में देखा था, बहुत बड़ा रैली हो रहा है, वहां पे किसी के पास मास्क नहीं है। तो ये तुरंत बंद करना चाहिए, इधर रूल से, लॉ से, पनिशमेंट देके, जैसे भी हो। जी बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, जो बात डॉक्टर इंद्रनील कह रहे हैं और जो डॉक्टर गिलाडा ने बात की, इसी पर मैं आगे इसको बढ़ाना चाहूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर इंद्रनील ने कही कि स्वैब जो है वो या तो मुंह से लिया जाता है, नाक से लिया जाता है, गले से लिया जाता है, लेकिन लंग्स में अगर अंदर बहुत डीप में वायरस है तो उसका पता ही नहीं चलता। तो टेस्ट पे पैसा वेस्ट नहीं करना है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है सर, जो जिस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि अगर आपको सरदर्द होती है, आपको हल्का बुखार होता है, लूज मोशन होता है, ये तमाम सिम्टम्स है, तो ऐसे में घर में जो शख्स अपने आप को आइसोलेट करता है सबसे पहले बाकी फैमिली से, वो करे तो करे क्या? नहीं, वो वही कह रहे हैं जो डॉक्टर गिलाडा कह रहे हैं, डॉक्टर इंद्रनील कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं। मैं आपको जल्दी से बताता हूं, एक हमारे मित्र हैं, उनकी वाइफ को कोविड हुआ, हफ्ता हो गया उनको। मैंने उनको कहा देखिए आपको कोविड होना ही होना है और आप तैयार रहिए इसके लिए, आप ये ले लीजिए, अगर इससे बचता है तो बच जाएंगे। आइवरमेक्टिन जो आपको भी बताया बहुत यूज हो रही है, लेकिन उनको आज सिम्टम आ गए। मैंने उनको कहा आपको एक टेस्ट उन्होंने बहुत जल्दी करा लिया, नेगेटिव आ गया। मैंने कहा आप दोबारा आपने टेस्ट नहीं कराना, अगर सिम्टम आते हैं तो आपको कोविड ही है, आप कोविड के मान के इसको अपने घर में रहिए, अपनी बीवी की सेवा करिए और अपनी भी सेवा करिए। लेकिन उन्होंने मैक्स में 2 घंटे जाके लाइन में लग के कोविड करा ही लिया दोबारा। तो अब ये लोग अगर नहीं सुनेंगे, अब ये तो मेरे मित्र थे, मैंने एडवाइस किया फिर भी नहीं माने। इसी तरह से एक यंग लड़का था मेरे मित्र का, उसको एक जीपी ने सीटी स्कैन करवा दिया। अब इस तरह से अगर अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन से करेंगे तो उस पर हम बोझ डाल रहे हैं। सीटी की भी डिमांड हो रही है क्योंकि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, सीटी कर लो। अरे भाई सिम्टम्स को भी तो देख लो, लक्षण देख लो, सीवियर है, माइल्ड है, ऑक्सीजन लेवल क्या है आपका, आप खाना पीना खा रहे हैं, कंसल्ट कर लीजिए। बहुत कई हॉस्पिटल्स ने अपना होम केयर भी चलाया हुआ है, इसमें उनसे सपोर्ट ले लीजिए, सुबह शाम वो सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को जानते हैं उनसे पूछ लीजिए। तो इसमें दोनों तरफ से ही इश्यूज हैं, हमारे डॉक्टर्स की तरफ से भी। अब रेमडेसिविर को ऐसे बना दिया जैसे रेमडेसिविर अगर नहीं मिली किसी को तो जान नहीं बचेगी किसी की, जबकि रेमडेसिविर का जो एविडेंस है लिटरेचर में, जो सॉलिडेरिटी ट्रायल WHO ने करवाया था मल्टी सेंटर, 7,000 रोगियों पे हुआ है, आधे लोगों को रेमडेसिविर लगी, आधे लोगों को नहीं लगी, कोई मॉर्टेलिटी पे असर नहीं है उसका, कोई डिफरेंस नहीं आया सिग्निफिकेंट। और इसी प्रकार से वेंटिलेशन पे कौन जाएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये ऐसा हम पोजीशनिंग कर देते हैं ड्रग की या किसी इन्वेस्टिगेशन के साथ, उसके बिना इलाज नहीं हो सकता। तो अब तो 1 साल का हमारे पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, हम क्यों ये निर्णय नहीं कर बिल्कुल सकते? सर, मैं इस पे बात करूंगा। तजुर्बा हमारे पास है, संसाधन भी होने चाहिए थे उस हिसाब से, क्या वो हैं या नहीं इस पर मैं जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, सवाल यह पैदा होता है कि आपको सरदर्द हुआ, मान लीजिए आपने सरदर्द की कोई दवा खाई, 2 दिन में ठीक हो गया, उसके बाद आप वापस अपने काम पे जाने लगे, तो क्या वो भी चांसेस होते हैं कि आप संक्रमण लेकर अपने दफ्तर में आते हो और लोगों को भी इंफेक्टेड करते हैं? या फिर आपका गले में खराश हुई, आपने कोई रिकोफास्ट प्लस खा लिया, कोई और मेडिसिन खा लिया, आप दफ्तर आना शुरू हो गए, 2 दिन के बाद ठीक हो गए, तो क्या उसमें भी चांसेस रहते हैं कि आप संक्रमण और लोगों को फैलाएं? तो ऐसे में डिसाइड आदमी तय कैसे करेगा कि उसको कोविड है या नहीं है? क्योंकि अगर 2 दिन बाद वो ठीक हो जाता है और वापस अपने काम पे आ जाता है, तो फिर इसको कैसे समझें? बॉटम लाइन क्या है, आपको मास्किंग चाहिए। सो फॉर प्रिवेंशन लुक टू द ईस्ट में जो राष्ट्र हैं वहां पे मास्किंग 95%, 99% तक है, और इसीलिए वो कोविड से बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचे हैं। अब जापान में आज तक एक भी लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन वहां पे कोविड वहां पे एकदम लिमिटेड है,
अभी थाईलैंड में थोड़ा सा भी बढ़ा है, लेकिन कंबोडिया है, वियतनाम है, ताइवान है, वहां नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो मास्किंग करते हैं। तो अगर आपको सर दर्द है, मैंने जैसे बताया कि अभी फिलहाल जो कोई सिम्टम आ रहे हैं मैक्सिमम कोविड के हैं 95%। अगर हो सकता है कि कोविड नहीं समझ के आप जा रहे हैं, आप मास्क लगाए हुए हैं, आप मास्क निकालते नहीं है, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो इतना जल्दी से इन्फेक्शन नहीं जाएगा। तो ये इन्फेक्शन आप खुद लेके आते हैं, इन्फेक्शन अपने आप से नहीं आता है। तो लोगों को क्या है, लोग चाहते हैं कि सब दुनिया में कोविड फैला है, दुनिया बंद हो जाए, लेकिन मैं अपना जबान बंद नहीं करूंगा, अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। तो अपने हाथ में जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है लोग, और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, सरकार समाज ने ये करना चाहिए, डॉक्टरों ने ये करना चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये एटीट्यूड जो है ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, वायरस जैसा इंद्रनील डॉक्टर साहब ने बताया कि वायरस काफी म्यूटेंट, नया म्यूटेंट आया है, ज्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन फायदा ये है कि वो लेस लीथल है। अगर पहले के मुकाबले में उतना लीथल होता तो आज 1500 के जगह कम से कम 8,000 9,000 मौत होती। गए साल जब पहली बार हमारा पीक आया तब 98,000 केसेस थे, तब 1342 लोग मरे थे। आज 1500 लोग मर रहे हैं, कब 2,60,000 में। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके दर्शक काफी हिंदी राज्यों के हैं। यूपी में जिस ढंग से बढ़ा हुआ है पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। 10 मार्च को यूपी में खाली 121 केस थे, आज 30,000 है। 250 गुना खाली 5 हफ्ते के अंदर कहीं हुआ है दुनिया में। उसी ढंग से बिहार में 170 गुना 5 हफ्ते के अंदर। आप बंगाल में देखिए, असम में देखिए, सब जगह 70 गुना 80 गुना इन्फेक्शन है। तो ये सोचिए कि वायरस नंबर 1 बहुत इन्फेक्टिव है। जो लास्ट ईयर आरओ बोलते थे यानी एक आदमी अपने इन्फेक्टिविटी में 1 को इन्फेक्ट करता है, इस साल 2 को कर रहा है। तो 2 को कर रहा है इसका मतलब डबल नहीं है, वो 8 गुना 10 गुना होता है। कैसा कि 10 दिन के अंदर एक इंसान ने 2 को किया, अगले 10 दिन में 2 ने 4 को किया, अगले 10 दिन में 4 ने 8 को किया, तो 30 दिन के अंदर 8 गुना इन्फेक्शन बढ़ गया। तो उसी ढंग से हमारा इन्फेक्शन बढ़ रहा है। जी डॉक्टर इंद्रनील, पहले 60 प्लस को वैक्सीनेशन हुआ, फिर 45 प्लस को वैक्सीनेशन हुआ, तो इस बार हम देख रहे हैं जो सेकेंड वेव है इसमें यंगस्टर्स ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। तो क्या कारण समझे कि चूंकि जो ओल्डर जनरेशन है 45 प्लस जो है उनको वैक्सीनेशन हो गया इसलिए उसमें थोड़ी संख्या कम है, या फिर यंगस्टर्स बहुत लापरवाह रहे इस दौरान, वो बड़ी वजह है? दोनों, क्योंकि इस वैक्सीनेशन के कारण जिस जिस देश में ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है वहां, जैसे मान लीजिए अमेरिका में 4th वेव आ रहा है, लेकिन 4th वेव में सिर्फ 10% बढ़त हुआ है केसेस में। क्यों? क्योंकि मैसिव वैक्सीनेशन हुआ है। मैसिव वैक्सीनेशन करेंगे तो केस कम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फर्क नहीं पड़ता है आप मॉडर्ना यूज कर रहा है, फाइजर यूज करे, एस्ट्राजेनेका यूज करे, या जो भी यूज करे, क्योंकि उनकी सारे की एफिकेसी इतनी है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम करते हैं, नंबर 2 डेथ कम कर देता है, नंबर 3 म्यूटेंट स्ट्रेन, नया म्यूटेंट स्ट्रेन बनाने का जो क्षमता है वायरस का वो उसको खत्म कर देता है या कम कर देता है। तो बिल्कुल। दूसरा बात ये भी है इंडिया में, जैसे अभी दोनों डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर गिलाडा ने बताया, भाई आपका खुद का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। आप अगर आज आप रो रहे हैं कि भाई ये नहीं है वो नहीं है, कोविड बढ़ रहा है, उसके कारण आप खुद है, आप घूम रहे हैं बाजार में बिना मास्क का। अगर मान लीजिए आपको सर दर्द हुआ है, कोविड हुआ है, 2 दिन में आप ठीक हो गए, फिर आप घूम रहे हैं, अब 200 और लोगों को कोविड देंगे, आपका पिताजी माँ जी को कोविड देंगे जिसकी उम्र 70-75 साल है, फिर वो जब मरेंगे आप रोने लगेंगे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं किया है। भाई आम आदमी, ये एक पेंडेमिक है, ठीक है, वहां पे आम आदमी खुद का डॉक्टर बनना चाहिए। उसका मतलब क्या है? एक खुद का सिम्टम देखना चाहिए कि कुछ कोई सिम्टम हो रहा है कि नहीं। 90% केसेस में, 85-90% केसेस में सिम्टम भले आए ना हॉस्पिटल जाने का जरूरत होता है, ना ऑक्सीजन की जरूरत होता है। नंबर 2 दवाई, ऐसे दवाई खाना चाहिए जिससे कोविड ना बढ़े, जैसे पैरासीटामोल खाना चाहिए, पेन किलर्स नहीं खाना चाहिए। नंबर 3 आपने आपको इमीडिएटली आइसोलेट करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, और मास्क 24/7 पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी हुआ थोड़ा मास्क लोगों को दिखावा पहन लिया, वैसा नहीं है। गाड़ी में चल रहा है तभी भी मास्क पहनना चाहिए, पैदल चल रहे तभी मास्क पहनना चाहिए, ऑफिस जा रहा है, सिनेमा देखने जा रहे, जो भी कर रहे हैं आप, मास्क
मास्क शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ड्रेस। जैसे आप नंगा तो नहीं घूमेंगे ना, वैसा बिना मास्क का घूमना आजकल नंगा घूमने का बराबर हो गया है कोविड का चलने के कारण। तो ऑलवेज मास्क पहनना है। तो इसीलिए ये मान के चलिए कि अभी जो ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, हॉस्पिटल का बेड का कमी हो रहा है, 90% ये ड्रिवन बाय अपने आदत के कारण। भाई थोड़ा बुखार में चलो मुझे हॉस्पिटल जाना है। भाई क्यों हॉस्पिटल जाना है? 85% अगर आपका उम्र 75 से ज्यादा नहीं है, आपका डायबिटीज नहीं है, आपका हाइपरटेंशन नहीं है, आपका एंड स्टेज हार्ट डिजीज नहीं है, आपका सीवियर कैंसर नहीं है, बहुत कम चांस है आप मरेंगे कोविड से। स्पेशली जैसे डॉक्टर गिलाडा बताया बिल्कुल सही है, जो नया स्ट्रेन है वो हाईली इन्फेक्टिव है, लेकिन उसकी लिथैलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये दिमाग में रखना है और हर आदमी को अपने आप के लिए सोचना है, तभी देश में फर्क आ पाएगा। और कोई भी मास गैदरिंग हो, वहां पे अगर मान लीजिए किसी कारण भी आपको जाना ही होगा तो एकदम मास्क पहन के जाना होगा, जो मास्क पूरा मुंह और दोनों नाक कंप्लीटली कवर किया हुआ हो, तभी आप वैसी इसमें जाइए। और अवॉइड शादी वादी जैसे पहले बंद हो चुका था वैसा फिर बंद करना सही रहेगा, लाइक पर्सनल फंक्शन जहां पे बहुत ज्यादा लोगों का जमायत होगा। बिल्कुल। और हम स्वास्थ्य सम्मेलन लगातार उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें आपको कि क्या बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले हम जरा इस चर्चा को जारी रखते हैं। मैं वापस डॉक्टर मिश्रा आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर मिश्रा, जो बात अभी डॉक्टर इंद्रनील कह रहे थे, काफी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे थे। उन्होंने कहा कि आप अस्पताल जाने से बच सकते हैं, ऑक्सीजन से बच सकते हैं, अगर आप इन लक्षणों को पहचाने, अपने आप को आइसोलेट करें और मास्क जो है 24/7 पहने। तो यानी जो दवाइयां हैं, पैरासिटामोल इज द सेफेस्ट ड्रग जो आप ले सकते हैं, कोई पेन किलर नहीं खाना। अगर आपको सरदर्द है या फिर आपको हल्का बुखार है तो ये पैरासिटामोल सबसे बेहतर दवाई जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे में। देखिए, मैं बता दूं कि डॉक्टर इंद्रनील अभी 12-13 अप्रैल को दिल्ली में थे, हमें मिलना था, सिर्फ पेंडेमिक की वजह से हम नहीं मिल पाए जी। फिजिकली हम मिल नहीं सक पाए और फिर डॉक्टर साहब के पास इतना टाइम नहीं था कि हम नहीं मिल पाए, और ये कंसिडर्ड डिसीजन था कि हम फिजिकली नहीं मिलेंगे। तो ये अगर इतना लोग नहीं कर सकते फिर क्या बात कर रहे हैं। और पैरासिटामोल इज द सेफेस्ट पेन किलर, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और उससे आपका बुखार कम हो जाता है। बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, कोल्ड स्पंजिंग कर लीजिए, आप पानी खूब पीजिए, आप अपना जो भी और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी आयुष मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है वो उनको फॉलो कर लीजिए। बाबा रामदेव आपके ही चैनल पर रोज सुबह बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो कर लीजिए। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल, सादा खाना आपको ठीक रखेगा। और इसमें बिल्कुल मैं तो इतने लोगों को डिसुएड कर रहा हूँ, उनको डिस्करेज कर रहा हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए कि आप, मैं तो कहता हूँ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता अगर थोड़ी बहुत होती है, अगर घर पे आप अफोर्ड कर सकते हैं, इंतजाम कर सकते हैं, कर लीजिए उसको। हॉस्पिटल में भी क्या है, वो ऑक्सीजन लगा कोई देखता है नहीं वहां जाके, फिर कंप्लेंट आती है कोई देख नहीं रहा हमको, 2 दिन से डॉक्टर नहीं आया, नर्स नहीं आया, कोई नहीं आया, पूछ नहीं रहा है कोई। तो अब देखिए इस समय सारा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी साधन है, वो कम पड़ गए हैं बिल्कुल। तो लोगों को उस पे से भी बोझ हटाना है, तो कम से कम अपने बारे में ही ना सोचें, बाकी लोगों के बारे में सोचें। बिल्कुल। डॉक्टर ईश्वर गलाटा, जरा ये बताइए कि घर में क्या क्या चीजें जो हैं वो जरूरी हैं। जैसे आप अगर जरा से भी ऐसे कोई लक्षण नजर आते तो बीपी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और ऑक्सीमीटर घर में होना चाहिए ताकि आप ऑक्सीजन लेवल अपने चेक कर सकें, आप टेम्परेचर चेक करें और बाकायदा एक डायरी मेंटेन करें, यानी दिन में 3 बार क्या ये एक्सरसाइज की जा सकती है, ये सजेस्ट करेंगे आप? देखो, आज के डेट में कोरोना के लिए सिर्फ जरूरी है वो आपका ऑक्सीजन लेवल, जिसको हम कहते हैं PO2, और ऑक्सीजन के साथ में पल्स भी आता है। जिसका ऑक्सीजन 94 के ऊपर है बैठ के और 6 मिनट चल के, उसको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। इवन कोरोना भी होगा तो 94 के ऊपर ऑक्सीजन है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इट इज कॉल्ड 6 मिनट वॉक टेस्ट, वो सबसे बेस्ट है, उससे आगे कोई चीज नहीं है। जो भी आपको डिसाइड करना है, हॉस्पिटलाइजेशन करना है और कोई ऑक्सीजन देना है, एक्स्ट्रा ये देना है, रेमडेसिविर देना कि नहीं देना, सब उस पर डिपेंड है। दूसरी चीज आपको चाहिए टेम्परेचर, जब भी बुखार है तो टेम्परेचर देखना है, लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर कोई टाइफाइड जैसा एक जो 104, 105, 106 तो होता ही नहीं, 100, 99, 100, 101 होता है, तो उसका भी ज्यादा जरूरत नहीं है। और ब्लड प्रेशर पे कुछ नहीं असर पड़ता है। तो बेसिकली जो छोटी से छोटी, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, जैसे मैं आपको बोलूं ब्लड प्रेशर, लोग जाके ब्लड प्रेशर की मशीन खरीदना चालू करते हैं, जो 1000 की मशीन है 2000 में मिलती है, पल्स ऑक्सीमीटर 500, 600 का है 1500, 2000 में मिलता है।
हर एक इंसान पागल जैसा सब घर में चीज ला के रख रहा है। उतना सब चीजों का जरूरत नहीं है। आपको जरूरत क्या है? मास्क। इन्हें अगर एमटीवी बोलूं, एमटीवी यानी टीवी चैनल नहीं, एम यानी मास्क, टी यानी टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट, एंड वी यानी वैक्सीन। वैक्सीन लास्ट है। वैक्सीन आज आप लेंगे, आपको सेकंड इसके बाद का जो आने वाला है सर्ज, उससे बचने वाले, करंट सर्ज से बचने वाले नहीं है। तो आप वैक्सीन पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज आज करने की जरूरत नहीं है। हमें तो आवाज आपकी हम तक साफ नहीं पहुंची। डॉक्टर इंद्रनील, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, अब यहां पे इंडिया में 2 वैक्सीन इस वक्त लग रही हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सी लगवाएं और फिर लगवाएं या ना लगवाएं, पहले देखेंगे, ये तमाम चीजें भी जहन में आ रही है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। बिहार में कोरोना को लेकर नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बिहार में स्कूल कॉलेजेस को 15 मई तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिया गया है। सभी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल, वो भी 15 मई तक बंद रहेंगे। पूरे बिहार में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। थिएटर, जिम, इन्हें भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। बिहार में सभी दुकानें यानी तमाम शॉप्स जो हैं केवल शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, उसके बाद वो बंद रहेंगी। शादी समारोह में 100 लोग ही जमा हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में केवल 25 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। बिहार में रेस्टोरेंट में बैठकर खाना मना होगा, केवल होम डिलीवरी ही होगी। ये तमाम रूल्स जो हैं ये बिहार के लिए रखे गए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इनसे क्या वाकई फायदा होगा? क्योंकि हर चीज जो है गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि लोगों को बहुत जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को इस बात की चिंता करने की जरूरत है, लेकिन अब सरकार जो है उनको सख्त होना पड़ रहा है। होना पड़ेगा। देखिए, हमें नाउ वी आर रिमाइंडेड व्हाट लास्ट ईयर्स लॉकडाउन डिड टू अस। पीपल वर वेरी क्रिटिकल ऑफ दैट लॉकडाउन एंड फॉर सम रीजंस, बट नाउ वी रियलाइज, हमको ये आभास हो रहा है कि वो उस लॉकडाउन से हमको क्या उपलब्धि हुई, और अब वो ही सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, लोगों का जो व्यवहार है, बिहेवियर इतनी आसानी से लोग बदलते नहीं है अपना। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हेलमेट नहीं लगाए मोटरसाइकिल पे जाते हुए, ये हम ट्रॉमा में बताते हैं कि तो आपको हेड इंजरी हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन लोग नहीं लगाते। मोटरसाइकिल पे जाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, फासन नहीं करते। तो ये बिहेवियर जो है, ये बहुत मुश्किल से लोगों में आप इनकलकेट कर सकते हैं, और उसके लिए अवेयरनेस, एजुकेशन, वो सब के बाद एनफोर्समेंट, बहुत यातायात के नियम जो है उनको अगर आप एनफोर्स नहीं करेंगे, विलिंगली लोग सीट बेल्ट भी नहीं लगाते। तो वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। इतने लोग, 100 लोगों की रोज हमारी सड़कों पे मृत्यु होती है केवल हेड इंजरी की वजह से, जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ। तो आप समझ सकते हैं 3400 लोगों की पूरी दुनिया में रोज प्रतिदिन मृत्यु होती है इंजरीज से। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का बिहेवियर है उसको बदलना सबसे मुश्किल काम है, वो भी एडल्ट लोगों का। बच्चों को आप फिर सिखा सकते हैं, लेकिन एडल्ट्स की जो आदत पड़ जाती है, ड्रंकन ड्राइविंग है, कितना हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं करिए, लोग नहीं करते। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूं, गवर्नमेंट्स को अभी सर्जिकल स्ट्राइक कहें, उसको सर्जिकल ऑपरेशन कहें, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास साधन नहीं है इसको बढ़ने देने के लिए। अगर 5 लाख केसेस पे पहुंच गए हम, और फिर क्या हाल देखेंगे सड़कों पे और अस्पतालों के बाहर। 200 लोग तो अभी इंतजार कर रहे हैं। LNJP के बाहर मुझे बता रहे थे 10 एम्बुलेंस खड़ी हुई है, एम्बुलेंस में मृत्यु हो रही है लोगों की। तो अगर क्रिमेशन ग्राउंड पे जगह नहीं है, लाइनें लगी है, 20-20 घंटे लोगों को क्रिमेशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, और ये समस्या और गंभीर हो जाएगी अगर हम इसको 2 लाख 2.5 लाख से 5 लाख ये अगर संक्रमण चला जाता है। तो इसको इमीडिएट रोकने का सख्ती ही एकमात्र उपाय है। पिछली बार लोग कह रहे थे लॉकडाउन हटाओ, इस बार हम लोग अब कहना शुरू किया है लॉकडाउन लगाओ। डॉक्टर इंद्रनील, जो अच्छा कर रहा है उनसे सीखने की जरूरत है। यूके में बैक टू नॉर्मल लाइफ आई है, क्या सीखना चाहिए उनसे? एक तो जो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहा है कि इंडिविजुअल लोगों का बिहेवियर बदलना चाहिए। लोगों को एजुकेशन इतना बढ़ाना चाहिए थ्रू टीवी, थ्रू प्राइवेट चैनल, हर जगह में, कि कोविड इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज। अगर कोविड होता भी है तो 85% में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मास्क इज द ओनली ट्रीटमेंट। एंड नंबर 2, वैक्सीन के बारे में जो सब गलत फहमी है वो सारे झूठ है।
वैक्सीन काम करता है, कोई वैक्सीन थोड़ा ज्यादा कोई कम, लेकिन हर वैक्सीन काम करता है। वैक्सीन मृत्यु से प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन से प्रिवेंट करता है, कोविड का कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है। हर कोई को वैक्सीन लगाना चाहिए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि क्या लगाए, फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो मिले, कोवैक्सीन मिले तो कोवैक्सीन लगाए, कोविशील्ड मिले तो कोविशील्ड लगाए, जो मिले तो मिले। सिर्फ एक ही प्रश्न है, वो मैं बताता हूं, क्योंकि मुझे लोग पूछते रहते हैं कि अभी आपने सुना कि गवर्नमेंट ने एग्जामिनेशन बंद कर दिया। उसके कारण ये है कि इंडिया में जो 2 वैक्सीन है, वो दोनों वैक्सीन किसी बच्चों में लगाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि वो बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। अभी तक बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल होने वाला वैक्सीन सिर्फ 2 ही है, फाइजर और मॉडर्ना। इसीलिए एफडीए इनको अलाउ किया है, 16 साल के नीचे फाइजर और 18 साल के ऊपर मॉडर्ना को। तो जो 12 क्लास का लड़के लोग हैं या लड़की लोग हैं, उनके लिए कोई वैक्सीन इंडिया में अभी तक नहीं है, और कम उम्मीद है कि फाइजर या मॉडर्ना इंडिया में आएगा, क्योंकि अमेरिका में भी इनफ वैक्सीन नहीं है। लोग प्रोडक्शन बढ़ाने, बाइडेन यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए कौन सी वैक्सीन, क्या वैक्सीन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो वैक्सीन मिले वो वैक्सीन तुरंत डॉक्टर गिलाडा, जरा ये बताइए, अगर हम यूएस की बात करें तो ऑल एज ग्रुप्स के लिए खुला वैक्सीनेशन, तो चूंकि भारत 130 करोड़ का देश है तो एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो एज ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो क्या ये कारण है कि तमाम एज ग्रुप्स को नहीं लग रहा, इसलिए संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है और ये सेकेंड वेव इतनी भयंकर आई है हिंदुस्तान में, भारत में? नहीं, सरकार के पास एक लिमिटेड पाए है और उस पाए में डिसाइड करना था कि किसको वैक्सीन पहले लगे। तो पहले दौर के दौरान जो हमें मिला, 88% जो डेथ हुए वो 60 के ऊपर या 45 से ऊपर जिसको कोमॉर्बिडिटी है। इसलिए सरकार ने पहले फ्रंटलाइन वर्कर को दिया, क्योंकि डॉक्टर मर जाएंगे तो आपका इलाज कौन करेगा। तो फ्रंटलाइन वर्कर है, डॉक्टर है, नर्सेस है, उनको दिया। दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर को दिया, उसके बाद में 60 के ऊपर को दिया, फिर 45 के ऊपर चालू किया। लेकिन ये दूसरे दौर में प्रॉब्लम क्या है कि पहले दौर में यंग लोग को इन्फेक्शन ज्यादा होता नहीं था और यंग लोग मरते नहीं थे। ये दौर में यंग लोग को हो रहा है, छोटे बच्चों को हो रहा है, इवन 1-1 हफ्ते के बच्चों को हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यंग लोगों को सेंटर में रख के बात करना है। अभी यूजुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल या सोशल एक आदत हो गई है कि यंग लोग को ब्लेम करते हैं। अगर ब्लेम करना है तो आपका काम नहीं बनेगा। हमने एड्स में काम किया 35 साल, यंग लोग सुनते नहीं है, वो बीमारी लेके आते हैं। हमने बोला नहीं, यंग सेंट्रिक पॉलिसी बनाए, युवा सेंट्रिक पॉलिसी बनाओ, उनको बीच में रखो, उनको प्रोग्राम में शामिल करो, उनके थ्रू काम करो। आज भी मुझे यही लोगों को, यंग लोग को बोलना है कि हाथ जोड़ के बोलना है कि भाई आप लोग बचो, आपके यो जनरेशन को बचाओ, आपके अगले जनरेशन को बचाओ, आपके पहले जनरेशन। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात ये डॉक्टर एमसी मिश्रा, आखिर में मैं आपसे चाहूंगा, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उसमें यंगस्टर्स भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, तमाम लोग, पूरा देश आपको सुन रहा है, क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए, जो हम तीनों का कंसेंसस है इस वक्त में, मास्क इज द ओनली सेवियर, चाहे उसको आप प्रिवेंशन के लिए कहें, और 96% टाइम्स अगर दोनों व्यक्ति मास्क लगाए हैं, दूरी नहीं भी है आपके बीच में, ये बचा लेगा। और जो मैं थोड़ी सी बात ये कहूंगा कि जो एयरबॉर्न की बात उठी है 2-3 दिन से, वो सिर्फ इतना ही है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर आप हैं तो बिना मास्क के आप किसी से नहीं मिलेंगे। उसमें आपको एयर कंडीशन पहले तो एनवायरनमेंट में होना नहीं चाहिए, अगर है किसी वजह से तो मास्क फिर भी आपका अच्छे से लगा हो, जिससे पूरा आपका फेस कवर हो। और मैं 2 मास्क दिखाता हूं, क्योंकि डबल मास्किंग इज बेटर देन सिंगल मास्किंग, बिकॉज उसमें वियर एंड टियर भी होता है। तो और ये एक लिनन का भी ऊपर से यूज कर सकते हैं, अंदर सर्जिकल मास्क आप लगा सकते हैं। और दूसरे, आप जैसे डॉक्टर गिलाडा ने कहा, मैं पूरी तौर से सहमत हूं, ब्लेम गेम से कुछ भी हासिल नहीं होगा, हमें सबका सहयोग चाहिए, सबके लिए प्रिवेंशन करना है। और उसमें देखिए, अब अगर यंग लोगों में ज्यादा होगा संक्रमण, तो अभी तक हम कह रहे हैं कि उनमें मृत्यु दर नहीं है। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है कि सबका सहयोग ऐसे में जरूरी है, सिनर्जी होगी, सामंजस्य होगा सब में, सरकारों में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डॉक्टर्स में, और जो तमाम मरीज हैं, पेशेंट्स हैं और आम लोग हैं, वो जब इस चीज को समझेंगे और एक साथ मिलकर ये निर्णय लेंगे कि कोरोना को हराना है, तो शायद कोरोना को जरूर हरा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसी मिश्रा, आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर ईश्वर गिलाडा आप हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर इंद्रनील अमेरिका से आप हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, केवल 80 सेकंड के ब्रेक के बाद क्रिकेट धमाका के साथ लौटेंगे और आपको बताएंगे कि आज बर्थडे बॉय राहुल करेंगे विस्फोट या पंत देंगे पंजाब को बड़ी चोट।
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।